नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे अपनी DOE की वर्कशीट 27 जो आपके पाठ जय प्रक्रम से ली गई है। और बेटा आज हम जैसे कि प्रीवियस पहले वाली वर्कशीट्स में भी हम पढ़ चुके हैं श्वसन, ये अब उसके आगे का पार्ट है कि हम सांस कैसे लेते हैं, सांस कैसे छोड़ते हैं और जो गैसों का विनिमय होता है वो किस प्रकार होता है। आज हम ये सब कुछ इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चे, मानव श्वसन प्रणाली को विस्तृत रूप से कार्यों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जो हमारा श्वसन तंत्र होता है उसको हमने कार्यों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया है। जैसे पहला, गुहाओं और नलियों को आपस में जोड़ने की प्रणाली, जो फुसफुस मतलब फेफड़े, जो फुसफुस में वायु का संचालन करती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और सेकंड क्या कौन सी होता है, वह प्रणाली जहाँ श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है, मीन्स आपके कुपिकाएं। ठीक है, कुपिका के अंदर जो किस प्रकार शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सचेंज होती है कुपिकाओं के द्वारा। ठीक है, और किस प्रकार ऑक्सीजन जाती है हमारी कोशिकाओं और ऊतकों में, और किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं और ऊतकों से वापस आती है कुपिका तक, जो हम श्वास द्वारा बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला बच्चे, जो हमारी गुहाओं और नलियों को आपस में जोड़ने वाली, जो फेफड़ों तक लेके जाती है, उसमें कौन कौन सा आता है बेटा हमारा, ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं बच्चे। ठीक है, पहला है नाक। नाक का क्या कार्य होता है, यह वायु को गर्म करता है और फिल्टर करता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली वर्कशीट में बताया था कि नाक के अंदर छोटे छोटे रोए जैसे छोटे छोटे बाल होते हैं जो फिल्टर का काम करते हैं और वायु को नम और गर्म भी बनाते हैं। ठीक है, शरीर के तापमान के अनुसार। उसके बाद बच्चे आता है आपका ग्रसनी। ग्रसनी क्या करती है, वायु के लिए वह मार्ग है जो श्वसन नली की ओर जाता है। बेटा जो ये आपकी ग्रसनी है, ये क्या करती है बच्चे, ये इसका क्या कार्य होता है, यह वायु के लिए एक तरीके का मार्ग है जो श्वास नली की ओर जाता है। उसके बाद क्या आता है आपका श्वसन स्वर यंत्र। स्वर यंत्र किसको बोलते हैं, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है बेटा श्वास नली। श्वास नली ग्रसनी को श्वसनी से, ध्यान रखिएगा, ग्रसनी को श्वसनी से जो जोड़ती है वो क्या होती है, श्वास नली। ये देखिए, ये आपकी श्वास नली और ये फिर आपकी श्वसनी। ठीक है, ये दो आगे भागों में डिवाइड हो जाती है, श्वसनी कहलाती है ये बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे, श्वास नली ग्रसनी को श्वसनी से जोड़ती है और उपास्थित वलय संरचना प्रदान करती है जो श्वास नली को खुला रखते हैं। और श्वास नली में श्लेष्मा और सीलिया नामक महीन बाल होते हैं जो वायु को फुसफुस तक पहुंचाने से पहले फिल्टर करते हैं। बेटा आपकी जो श्वास नली होती है उसमें श्लेष्मा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन एनी केस अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके श्वास नली तक पहुंच भी जाता है तो जो आपका श्लेष्मा होता है वो उसको वहीं पे ही बाइंड करके, ठीक है, और उसको शरीर से बाहर निकालने का, जिसको आप कफ भी कहते हैं, उसमें उसके द्वारा बाहर निकालने का एक तरीके से एक रास्ता है। ठीक है, और उसमें आप देखिए जिस तरीके से इन्होंने आपको ये भी बता रखा है कि जो श्वास नली होती है उसमें एक वलय, ये देखिए जैसे मैंने अभी ये स्ट्रक्चर बताया था जिसको हम इंग्लिश में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज भी कहते हैं, ये वलय आकार की संरचनाएं होती हैं। ठीक है, ये संरचना जो होती है ये आपकी श्वास नली को खुला रखती है। ठीक है, और ये इसको कोलैप्स, निपातित जिसको हम कहते हैं, कोलैप्स नहीं होने देती, इसको खुला रखती है ताकि इसमें से वायु जो है वो कहाँ तक जा सके, आपकी श्वसनी तक जा पहुँच सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे आगे, सीलिया। सीलिया वही छोटे महीन बाल होते हैं जो वायु को फुसफुस तक पहुंचाने से पहले क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। श्वसनी। श्वसनी आपको बताया कि वह श्वास नली को किस में, दो शाखाओं में विभाजित करती है जो फिर लेफ्ट, दाएं और बाएं फेफड़े में अंदर खुलती है। उसके बाद बेटा आती हैं आपकी ये वह
उसके बाद बच्चे जो आपको बताया गया है कि गैसों के विनिमय के आदान प्रदान के आधार पर जो आपका श्वसन तंत्र होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे कि श्वसनिकाएं। ठीक है, फुसफुस का सबसे संकीर्ण वायु मार्ग जो फुसफुस कोश की सतहों तक वायु पहुंचाता है उसको क्या बोलते हैं? श्वसनिकाएं। और कूपिका वाहिनी क्या होती है? यह छोटी शाखाओं का एक नेटवर्क है जो श्वसनी से फुसफुस तक और अंततः कूपिका के कोश तक जाता है। और कूपिका क्या है बेटा? जो मैंने आपको कल बताया था, पिछली क्लास में, पिछली वाली वर्कशीट में बताया था, गुब्बारे के आकार की संरचनाएं होती हैं। ठीक है, और यह फुसफुस की कार्यात्मक और इकाई है बेटा। अगर आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि श्वसन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? कूपिका। ठीक है, जो गैसों कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करने में सहायता करती है। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करती है? आदान प्रदान करने में सहायता करती है। ठीक है बेटे, उसके बाद आपका आता है मैकेनिज्म कि हम सांस लेते वक्त और सांस छोड़ते वक्त हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी और किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन युक्त हवा, सांस लेने का क्या मतलब होता है? हम क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन युक्त हवा ले रहे हैं। और इसकी वजह से जो पसलियाँ होती हैं बेटा, पसलियों से जुड़ी मांसपेशियों में संकुचन होता है। संकुचन के कारण ही हम ऑक्सीजन अंदर ले पाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है बेटा? जो आपका ये डायफ्राम डोम शेप का आपको नजर आ रहा है, ये डायफ्राम थोड़ा फ्लैट हो जाता है। ठीक है, समतल हो जाता है, जिससे वक्षीय गुहा, ये जो होती है वक्षीय गुहा, ये क्या हो जाती है? इसका आयतन बढ़ जाता है। ये मैंने सब पिछली वाली वर्कशीट में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बेटा मैं। इसका आयतन बढ़ जाता है और अंदर दाब क्या होता है? वो कम हो जाता है। और जैसे कि हमने बॉयल्स लॉ के रासायनिक विज्ञान में बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ है कि जब किसी चीज़ का आयतन बढ़ता है तो दाब कम हो जाता है। जब दाब कम होता है तो बाहर की जो ऑक्सीजन होती है वह कहाँ आ जाती है? वह बाहर से ऑक्सीजन कहाँ आ जाती है बेटा? फेफड़ों के अंदर आ जाती है वायु। ठीक है, इस प्रकार हम सांस लेते हैं। अब सांस छोड़ते कैसे हैं वो देखिए। जो CO2 का निष्कासन, सांस छोड़ना मतलब CO2 का निष्कासन करना, अपनी बॉडी से CO2 को बाहर निकालना। इसमें भी पसलियाँ जो आपकी जुड़ी होती हैं, जो पसलियों से जुड़ी मांसपेशियाँ होती हैं, ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाती हैं। शिथिलीकरण मतलब वापस रिलैक्स हो जाती है, वापस अपनी पोजीशन में आ जाती हैं। डायफ्राम फिर से कैसे का शेप का हो गया? गुंबद शेप का हो गया। और आकार इसका क्या हो जाता है? वक्षीय गुहा का आयतन कम हो जाता है। वक्षीय गुहा का आयतन अगर कम होगा तो अंदर का जो वायु का दाब है वह क्या हो जाएगा? वह जो आयतन अगर कम हो जाएगा बेटा तो अंदर जो वायु का दाब है वो बढ़ जाता है और आपके फेफड़ों से जो वायु है वो कहाँ चली जाती है? बाहर चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे बेटा। कूपिका, ये आपका किस प्रकार से गैसों का विनिमय होता है? अब हम ये पढ़ेंगे बेटे। ठीक है, किस प्रकार गैसों का विनिमय होता है। देखिए बच्चे, मैं इसको थोड़ा सा आपको और अच्छे से ताकि एक्सप्लेन कर सकूं। ये देखिए बेटा, इसमें क्या है आपका? देखिए, फुसफुस के अंदर कूपिका, जिसको हम गुब्बारे के आकार की संरचनाएं भी कहते हैं, एक सतह उपलब्ध कराती है जिसे गैसों का विनिमय होता है। ठीक है बेटा, कूपिकाएं जो होती हैं वो एक तरीके का सतह मतलब एक तरीके की सतह देती हैं जिससे कि गैसों का आदान प्रदान हो सके। ये देखिए, जैसे ये एक तरीके से सतह मतलब कि इस भाग में देखिए, यहाँ से जो ये आपको ये वाला ब्लू कलर का ब्लड दिखा रखा है, ये दिखा रखा है बेटा कि आपकी धमनी से कौन सा आ रहा है? ब्लड आ रहा है। आपकी धमनी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आ रहा है। और यहाँ तक आते ही जब एक्सचेंज होता है गैसेस का, तो ये देखिए, ये इसके अंदर एक्सचेंज हो रहा है। ये कहाँ क्या जा रही है? ये O2 आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। और उसके बाद ये आपका ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो
आपकी फुसफुस शिरा से वापस हृदय की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर दे रखा है बेटा, ये आपको दे रखा है किसका, कूपिका का। ठीक है, कूपिकाओं में किस प्रकार से कूपिकाओं की कोशिकाओं में किस प्रकार से गैसों का विनिमय होता है। तो देखिए, फुसफुस के अंदर कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय होता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिका का एक जाल होता है। ठीक है, कोशिकाएं शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर कूपिकाओं में छोड़ती हैं और कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है, यहाँ से ये आपका सारा जो क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया और सारी किस में चला जाएगा, कोशिकाओं में चला जाएगा और कोशिकाओं से सारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड इधर आएगा जो कन्वर्ट होगा और आपके शरीर से बाहर चला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे जंतुओं का शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। ध्यान रखिएगा कि जो ये विसरण दाब होता है यह शरीर के सभी अंगों, विसरण द्वारा मतलब जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं जो जिनका आकार बड़ा होता है, विसरण दाब के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, वह एक अपर्याप्त प्रक्रिया होती है जिसमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाती। तो उसकी दक्षता क्या हो जाएगी, कोशिका की दक्षता और उस जीव की दक्षता कम हो जाएगी। तो फेफड़ों की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर, तो बच्चे जो रुधिर में जो आपका वर्णक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं, श्वसन वर्णक होता है, यह हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है क्योंकि इसकी बंधुता इसके साथ उच्च होती है, मतलब इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी इसके साथ बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से इसके साथ ये बाइंड कर जाता है और क्या बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस लाल वर्णक रुधिर कणिकाओं में क्या उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है और इस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही यह जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो पूरे शरीर में रुधिर द्वारा पहुंच जाता है सभी कोशिकाओं तक। मैं बेटा एक बार इसको फटाफट से ब्रीफ कर देती हूँ आपको। देखिए, ये हम पढ़ रहे हैं कूपिकाओं का। कूपिका के अंदर हम इसमें पढ़ेंगे गैसों का विनिमय किस प्रकार होता है, किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है और एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन वाले ब्लड के साथ में और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बाहर चला जाता है और किस प्रकार ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो हमारी सारी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। इसके लिए बेटा हमारे पास ये रुधिर में एक वर्णक होता है जिसको श्वसन वर्णक कहते हैं। इसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ में बेटा सारी ये जो ऑक्सीजन होती है ये बाइंड कर जाती है और क्या बना देती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर के द्वारा हमारे शरीर के पूरे कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। क्योंकि विसरण की प्रक्रिया जो होती है वह अपर्याप्त है किसके लिए, जो बहुकोशिकीय जीव हैं या वो जीव जिनके कोशिका का जो साइज में आकार में बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, उनमें विसरण की विधि द्वारा ऑक्सीजन शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना मुश्किल होता है। तो उसके लिए हीमोग्लोबिन जो बाइंड कर जाता है कहाँ उपस्थित होता है, रुधिर में उपस्थित होता है, श्वसन वर्णक कहते हैं। और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बाइंड कर जाता है क्योंकि इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा होती है जिसको हम हिंदी में उच्च बंधुता कहते हैं। ठीक है, तो फटाफट से सारी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो बेटे ये थी आज की आपकी वर्कशीट। इसमें आज हमने क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में कि आपके श्वसन जो तंत्र है प्रणाली उसको दो भागों में विभाजित किया गया। ये जहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है जो कि कूपिका के लेवल पे होता है बेटा। ठीक है, और क्यों, कूपिका का सतह का क्षेत्रफल भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और क्यों ज़्यादा होता है, ताकि वहाँ पे रुधिर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रुधिर के किस में आ सके, कॉन्टैक्ट में आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन आगे कोशिकाओं तक पहुंचाया जा सके। और बेटे ये आपकी जो गुहा और नलियों के आधार पर, जिसमें हमने नाक, ग्रसनी, कर्ण, आपका ये जिसको आपका स्वर यंत्र कहते हैं, उसके बाद आपका श्वास नली के बाद श्वसनिका और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कूपिकाएँ। ठीक है,
और बेटा ये यहाँ पे हमने पढ़ा है किस प्रकार से सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है बेटा अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है आपका, उपास्थि वलय का क्या कार्य होता है। उपास्थि वलय मतलब बेटा ये जो आपका श्वास नली थी जिसमें मैंने आपको बताया इस प्रकार की रिंग्स होती हैं जिनको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहते हैं, उसी को ही उपास्थि विलय, हिंदी में उपास्थि विलय कहते हैं। उपास्थि विलय का क्या काम होता है, वह फुसफुस में फेफड़ों मतलब वह एक तरीके से क्या करता है, वह श्वास नली को एक निश्चित संरचना प्रदान करता है और वायु की अपर्याप्त मात्रा होने पर भी वह श्वास नली को सिकुड़ने या निपातित नहीं होने देता। ठीक है, सिकुड़ने नहीं देता, निपातित नहीं होने देता। ठीक है, नहीं तो वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, हमारे श्वास नली को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, कोलैप्स कर जाएगा या निपातित। कोलैप्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं, निपातित। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बड़े बहुकोशिकीय जीवों जैसे कि मनुष्यों में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे किया जाता है। बेटा ये सारा अभी अभी जो आपको बताया है कैसे किया जाता है, जो कि मनुष्य के जो रक्त होता है बेटा उसमें एक श्वसनक वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, जो फेफड़ों की वायु से ऑक्सीजन लेकर रुधिर द्वारा इनका परिवहन करता है तथा ऑक्सीजन को उन ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है जहां ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। तो आप ये सारा उठा के लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान डायफ्राम की स्थिति। तो बस बेटा ये आप पूरा सांस लेने में और सांस छोड़ने में, ये इसका उत्तर 3। तो ये थी बेटा आपकी आज की डीओई की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर अच्छे से समझ आई है तो फटाफट से अपना काम कंप्लीट करिए और अपने टीचर्स को सबमिट करिए एंड कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। ओके, एज वेल एज do like, share and subscribe the channel those who have not subscribed yet। जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सभी बच्चे करें और लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। एंड एट द सेम टाइम सभी बच्चे स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे होम। गुड बाय, टेक केयर बेटा।